परछाई एपिसोड 203। अब आगे उस साय से आवाज आती है, क्योंकि तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। ये सुनकर सुहानी की जैसे सांसें ही रुक जाती है और वो अपनी आंखें फाड़कर उस साय को देखने लगती है। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। उस साय के पास खड़ा रक्षक बिना किसी भाव की सुहानी को ही देख रहा था। कुछ देर इसी तरह सदमे में रहने के बाद सुहानी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी उत्तराधिकारी नहीं हूँ। वो साया कहता है, तुम ही हो। तुम ही मेरी वो आखिरी उम्मीद हो जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। सुहानी डरकर चीखते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे पूर्वजों को मार दिया। तुम तो मेरा ये वंश ही खत्म कर देना चाहते थे। वो साया कहता है, वो सिर्फ तुम्हारा कुल नहीं था, वो सभी मेरे ही वंशज थे। ये सुनकर सुहानी फिर से शॉक रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो साया कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने ही उन प्रेतों को अपना पूरा वंश खत्म करने का आदेश दिया था। बाकी सभी ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन उस एक प्रेत की वजह से तुम बच गई। तुम भी मेरा ही वंश हो, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए तुम मेरा शिकार देख सकती हो, महसूस कर सकती हो और चाहो तो खुद उन्हें मार भी सकती हो। अब सुहानी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और उसका सर घूमने लगता है। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सुहानी अपना सर झटकते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अभी भी उसका सर घूम रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और उस साय के बीच कनेक्शन की वजह ये होगी। अब उसे समझ आ रहा था कि पद्मिनी क्यों शुरुआत में उसे और युवराज को साथ नहीं होने देना चाहती थी। ये सब सोचते हुए सुहानी खुद से नफरत होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिसकी वजह से सदियों से हजारों लोगों की जान गई है, उसकी वजह खुद सुहानी से जुड़ा हुई है और सुहानी उसी का एक अंश है। सुहानी को उस हालत में देखकर वो साया आगे कहता है, तुम अब तक गलत इंसान के साथ थी। तुम मेरी वंशज हो और तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। इधर मेरी तरफ देखो। सच जानकर सुहानी को उस साय से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। वो उसी वक्त उसका नामो निशान खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन ये उसके बस का नहीं था। सुहानी उस साय और उसके रक्षकों से घिरी हुई थी और अब तो वो ये प्रे भी नहीं कर सकती थी कि युवराज वहां आकर उसे बचा ले, क्योंकि वहां उन सब की उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरा था। सुहानी जब उस साय की बात नहीं मानती तो वो साया गुस्से से गरजते हुए कहता है, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि सुहानी ऊपर से नीचे तक कांप जाती है और डरकर धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाती है। वो साया सुहानी का इस्तेमाल करके युवराज को मारना चाहता था। जैसे ही सुहानी उस साय की तरफ देखती है, उसकी आंखें वहीं जम जाती है। सुहानी एकटक उस साय की तरफ देख रही थी और अब उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कुछ ही पलों में सुहानी की आंखों में एक सफेद चमक आने लगती है और सुहानी उसी तरह उस साय को ही एकटक देखने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गई हो। तभी सुहानी के कानों में एक गरजती हुई आवाज गूंजने लगती है, निकलो वहां से। वो आवाज सुनते ही सुहानी की पलकें झपक जाती है और उसका ध्यान टूट जाता है। वो आवाज सिर्फ सुहानी ही सुन सकती थी। उसे सुनकर सुहानी हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे साय और उन रक्षकों के अलावा वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो साया फिर से गुर्राते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो। लेकिन सुहानी को सिर्फ उसी आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी जो बार बार उसे वहां से निकलने के लिए कह रहा था। जब सुहानी को कुछ दिखाई नहीं देता तो वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए अपनी आंखें भी बंद कर लेती है और वही जमीन पर घुटने के बल बैठ जाती है। जैसे ही सुहानी अपनी आंखें बंद करती है, उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। वो खुद को एक गुफा में एक अघोरी के सामने बैठा पाती है। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। सुहानी अपने आसपास और किसी को भी नहीं देख पा रही थी। वो अघोरी सुहानी के सर पर अपना दाहिना हाथ रखते हैं। उनके ऐसा करते ही सुहानी की आंखें बंद हो जाती है। अब सुहानी को वही आवाज फिर से सुनाई देती है, मैं तुम्हारी यादें मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे लिए जरूरी चीजें तुम्हें याद आती जाएंगी, और वक्त आने पर तुम्हें मेरे ऐसा करने की वजह भी समझ आ जाएगी। सुहानी अपनी आंखें बंद किए हुए यही सब देख सुन रही थी। तभी उसे कुछ अनईजी फील होता है और वो फौरन अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही उसे अपने ठीक सामने रक्षित दिखाई देता है। रक्षित ने सुहानी का बाल पकड़ा था, जिससे सुहानी को काफी दर्द हो रहा था। वो सुहानी का बाल पकड़कर उसके खड़ा करता है और उसका चेहरा फिर से उस साय की तरफ कर देता है। वो चाहता था कि सुहानी उस साय की तरफ देखे,
रक्षित के ऐसा करते ही सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, वहां से निकल जाओ। वो आवाज सुनकर सुहानी अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। रक्षित ने सुहानी के बालों को इतने जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सर नहीं हिला पा रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस साए और उसके इतने ताकतवर रक्षकों के बीच से कैसे निकले। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, निकलो वहां से। सुहानी अपने मन में कहती है, मैं कैसे निकलूं, ये सब मुझे कहीं जाने नहीं देंगे। सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। इधर रक्षित के बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी उस साए को नहीं देख रही थी, जिससे रक्षित का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। वो साया खामोशी से अपनी जगह पर था। उस आदमी की आवाज सुनकर सुहानी की आंखें शांत हो जाती है और वो रक्षित को देखने लगती है। रक्षित को देखते हुए सुहानी के दिमाग में युवराज की एक बात आती है, जब उसने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरी शक्तियों को मेरा दिमाग नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। ये याद करके सुहानी रक्षित को देखकर कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। ये कहकर सुहानी रक्षित की वो कलाई पकड़ लेती है जिससे उसने सुहानी का बाल पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ने लगती है। रक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी कर क्या रही है। इससे पहले रक्षित कुछ समझ पाता, सुहानी रक्षित की स्पीड से वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब हो गई हो। वहां खड़े सारे रक्षक हैरानी से अपने आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सुहानी कहीं भी दिखाई नहीं देती। सुहानी के वहां से जाते ही रक्षित गुस्से से उसके पीछे जाने ही वाला होता है, तभी उसे उस साए की आवाज सुनाई देती है, रुको। वो आवाज सुनकर रक्षित के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर उस साए को देखने लगता है। वो साया कहता है, जाने दो उसे, उससे जल्द ही फिर से मुलाकात होगी। ये कहकर वो साया वहां से चला जाता है। उस साए के जाते ही एक एक करके वो सभी रक्षक भी वहां से गायब होने लगते हैं और रक्षित वहां अकेले रह जाता है। उसने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ युवराज ने पूरे जंगल में कई बार सुहानी को ढूंढ लिया था, लेकिन सुहानी उसे कहीं नहीं मिलती। युवराज घूम फिरकर फिर से उसी जगह पर आ जाता है जहां उसे सुहानी का वॉच मिला था। अब युवराज की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो निराश होकर वहीं बैठ जाता है। युवराज वहीं जमीन पर बैठे हुए सुहानी की उस वॉच को देखने लगता है। उस वॉच को देखते हुए युवराज की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। वो सारी कोशिशें करके हार गया था और वो पद्मिनी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने से खींचकर उसका दिल बाहर निकाल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। युवराज इसी तरह जमीन पर बैठे अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी सुहानी लाइट की स्पीड से वहां आकर रुक जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि भी उसके साथ क्या और कैसे हुआ। सुहानी के वहां पहुंचते ही युवराज को कुछ एहसास होता है और वो फौरन अपना सर उठाकर सामने देखता है। सामने देखकर वो भी हैरान रह जाता है। उसके ठीक सामने सुहानी खड़ी थी जो परेशान होकर अपने आसपास देख रही थी। वहां काफी अंधेरा था, जिसकी वजह से सुहानी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज बिना एक पल गंवाए सुहानी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस तरह अचानक से किसी की पकड़ में आने से सुहानी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि वो इस वक्त युवराज की बाहों में है। वो बिना देखे ही युवराज की मौजूदगी अपने पास महसूस कर सकती थी। सुहानी भी युवराज को हक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पिछले कुछ सालों में उसे अपनी जिंदगी जिन राज के बारे में पता चला था, ये उन सबसे ज्यादा भयानक था। इस वक्त युवराज और सुहानी दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को इतना कसकर पकड़ा हुआ था जैसे अब वो एक दूसरे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। कुछ देर सुहानी को हक करने के बाद युवराज उसे खुद से अलग करता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। सुहानी डरकर अभी भी रो रही थी। ये देखकर युवराज उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चली गई थी और यहाँ कैसे आए? सुहानी इतना ज्यादा रो रही थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो फिर से युवराज को हक कर लेती है। युवराज भी सुहानी को गले से लगाते हुए उससे आगे कोई सवाल नहीं करता। युवराज की बाहों में सिसकते हुए सुहानी कहती है, मुझे घर जाना है अभी। ये सुनकर युवराज भी अपने होश में आता है और उसे एहसास होता है कि इस जंगल में उन दोनों के लिए बहुत से खतरे हैं।
युवराज फौरन सुहानी को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों दीवान विला में थे। युवराज सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए अपने बेडरूम में जाता है और उसे आराम से बेड पर लिटा देता है। सुहानी को लिटाकर युवराज उसके पास बैठ जाता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसे गौर से देखने लगता है। रोने की वजह से सुहानी की आंखें सूज गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। युवराज सुहानी के करीब जाकर नम आंखों से उसे देखते हुए कहता है, सुहानी, प्लीज मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? सुहानी सिसकते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर युवराज सुहानी के पास जाकर लेट जाता है और उसे फिर से अपनी बाहों में ले लेता है। युवराज सुहानी की पीठ सहलाते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। सुहानी और भी कसकर युवराज को पकड़ लेती है। युवराज को अभी भी सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन उसकी ये हालत देखकर युवराज उससे कोई सवाल नहीं कर पाता। कुछ देर बाद सुहानी युवराज की बाहों में सो जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में अर्नव की आंखें खुलती है। होश में आने पर अर्नव को एहसास होता है कि किसी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है। अर्नव अपने दाईं तरफ देखता है। वहां समायरा अर्नव के बेड पर अपना सर रखकर सो रही थी और उसने अर्नव का हाथ थामा हुआ था। समायरा को देखकर अर्नव सब कुछ भूल जाता है और उसकी तरफ करवट लेकर अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूता है। समायरा को वैसे भी कभी कभार ही नींद आती थी, खासकर तब जब अर्नव उसके साथ होता था। अर्नव के हाथ लगाते ही समायरा झट से उठ जाती है और उसकी नज़र अर्नव पर पड़ती है। अर्नव को होश में देखकर समायरा के मन को शांति मिलती है, लेकिन वो हाइपर होकर अर्नव से कहती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर समायरा वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। समायरा पीछे मुड़कर अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ? तभी अर्नव की कल रात की बात याद आती है और वो समायरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कल क्या हुआ था? वो आदमी, युवराज और सुहानी कहाँ हैं? क्या वो ठीक है? समायरा अब तक फिर से अर्नव के पास आ गई थी। अर्नव को इतने सवाल करते देख समायरा उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहती है, तुम चुप रहो, वो दोनों ठीक हैं, अभी ये सब मत सोचो, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। ऐसा कहते ही समायरा को एहसास होता है कि उसकी उंगली अर्नव के होठों पर है। समायरा नर्वस होकर अपना हाथ हटाने ही वाली होती है, तभी अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और समायरा को देखने लगता है। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगती है। अर्नव उससे कहता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। अर्नव की ये बात सुनकर समायरा की आंखें फिर से अर्नव के चेहरे पर आ जाती है। अर्नव बेड पर लेटे हुए समायरा का हाथ पकड़कर उसे देख रहा था और समायरा उसके पास बैठे अर्नव को देख रही थी। उन दोनों की हार्ट बीट काफ़ी तेज हो चुकी थी और वो बस एक दूसरे में खो गए थे। तभी एक आवाज़ से उनका ध्यान टूटता है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक डॉक्टर नर्स के साथ रूम के अंदर आ जाता है। डॉक्टर के वहां आते ही समायरा अर्नव से अपना हाथ छुड़ाकर उठ जाती है। अर्नव डॉक्टर को देखते हुए उसे मन ही मन कोसने लगता है, क्योंकि उसने अर्नव का मोमेंट खराब कर दिया था जो कभी कभार ही उसके हिस्से में आता था। डॉक्टर बेड के पास आकर अर्नव को हैरानी से देखने लगता है। वो एक बार अपने हाथ में रखे अर्नव की फाइल को देखता तो एक बार अर्नव को। अर्नव और समायरा समझ नहीं पाते कि डॉक्टर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। अर्नव डॉक्टर की नज़रों से परेशान होकर कहता है, डॉक्टर, क्या मैं कोई एलियन हूँ जो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं? ये कहकर अर्नव उठकर बैठ जाता है। अर्नव को उठते देख डॉक्टर परेशान होकर उसके पास आते हैं और उसे पीछे टिकाते हुए कहते हैं, एस.पी. सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अभी आराम की ज़रूरत है। अर्नव गुस्से से डॉक्टर को घूरते हुए अपने मन में कहता है, आराम की ज़रूरत है तो यहाँ कबाब की हड्डी बनकर क्यों आ गए? समायरा डॉक्टर से कहती है, अब ये कैसे हैं? डॉक्टर फिर से हैरान होकर कहते हैं, कितनी अजीब बात है। कल रात जैसा इनका रिपोर्ट आया था उसे देखकर हमें डर था कि कहीं ये कोमा में ना चले जाएं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन से ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नव और समायरा सीरियस हो जाते हैं। उन दोनों को पता था कि अर्नव के इतनी जल्दी रिकवर होने की एक ही वजह है और वो युवराज है। युवराज ने अर्नव की चोट को उसी वक्त ठीक कर दिया था और उसकी पावर्स की वजह से अर्नव की इंटरनल इंजरी भी काफ़ी जल्दी ठीक हो रही थी। ये सोचकर अर्नव और समायरा दिल ही दिल युवराज के लिए थैंकफुल थे। यही सब सोचते हुए समायरा अपने मन में कहती है,
मुझे लगता था कि युवराज को सुहानी के सामने और कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं गलत थी। अगर युवराज चाहता तो अर्नव को मरने की हालत में छोड़कर सुहानी को ढूंढने चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले अर्नव की जान बचाई, ये जानते हुए कि एक एक पल की देरी उसे सुहानी से और भी दूर कर सकती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।